डियर स्टूडेंट्स, 6th सेमेस्टर लेसन 6th वीडियो 4th पेरिस शांति समझौते नाम से आपका जो ये पाठ है ये चल रहा था। वर्साय की संधि, न्यूली की संधि, टोनन की संधि, सेवर्स की संधि, सेंट जर्मन की संधियों के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम इन संधियों की समीक्षा करेंगे। क्या इनके सकारात्मक पक्ष थे, क्या इनके नकारात्मक पक्ष थे। तो संधियों की आलोचना। पहला बिंदु है थोपी गई संधि। कैसी संधि थी ये? थोपी गई थी, न कि ये की गई थी। विजयी राष्ट्र ने तय किया, जब ये सम्मेलन हुआ तो सारी बातें विजयी राष्ट्रों ने तय की। आपको ध्यान होगा, हमने पढ़ा था कि हारे हुए राष्ट्रों को तो, प्रतिनिधियों को तो बुलाया ही नहीं गया था तय करने में। पराजित तो केवल हस्ताक्षर के लिए बुलाए गए थे। उन्हें संधि की शर्तों पर विचार करने का भी अवसर दिया गया। जिन शर्तों पर जर्मनी ने आत्मसमर्पण किया था, जिन शर्तों पर, ये आप सब पढ़ चुके हैं वैसे तो, आत्मसमर्पण किया था। वर्साय की जो संधि थी उस अनुसार नहीं थी। जो तय हुई बातें थी उस अनुसार वो संधि नहीं थी। जर्मनी के विरोध की अवहेलना। विरोध भी हुआ, प्रधानमंत्री ने इस्तीफा भी दिया। विरोध की अवहेलना कर दबाव डाला गया कि हस्ताक्षर किए जाएं। लायड जो जॉर्ज प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, आपको ध्यान होगा, उन्होंने स्पष्ट कुछ कहा था, उससे कुछ बातें झलकती हैं। भद्र पुरुषों, आपको हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। अगर यहां नहीं करोगे, मतलब वर्साय में अगर हस्ताक्षर नहीं करोगे तो बर्लिन में करने पड़ेंगे, मतलब हम हमला कर देंगे। बर्लिन में वहीं तुम्हारी छाती पर बैठकर हस्ताक्षर करवाएंगे। तो कुल मिलाकर यह एक आरोपित संधि थी, थोपी गई संधि थी, आरोपित जिसको हम कह सकते हैं। तो आप इसे समझ गए होंगे। दूसरा बिंदु है विल्सन के 14 सूत्रों का उल्लंघन। विल्सन के 14 जो सूत्रीय कार्यक्रम उन्होंने रखा था, उन 14 सूत्रों का उल्लंघन हो रहा था। स्थायी शांति स्थापना हेतु विल्सन ने, अमेरिकी राष्ट्रपति ने, ये सूत्र दिए थे और इन्हीं सूत्रों के आधार पर जर्मनी ने युद्ध बंद किया था। परंतु जब वर्साय की संधि हुई तो इनकी अवहेलना की गई, इन सूत्रों की। उसके प्रथम सूत्र में ही यह कहा गया था कि शांति संधियां खुले रूप से की जाएगी, अर्थात पराजित राष्ट्रों की भावना का ध्यान रखा जाएगा। पहला सूत्र था ये। परंतु समस्त कार्रवाई जो भी संधियों की हुई वो बंद कमरों में हुई। और उनमें केवल स्वार्थ जो है मद्देनजर रखे गए, विजित राष्ट्रों के स्वार्थों को ही ध्यान में रखा गया। प्रादेशिक व्यवस्था आपको पढ़ी थी, आपको ध्यान होगा, जब जिसमें प्रादेशिक व्यवस्था में इन्होंने प्रदेश बांटे थे। प्रादेशिक व्यवस्था में बस एक ही उद्देश्य था कि लूट की जाए, लूट के पुरस्कार के रूप में क्षेत्रों को बांट लिया जाए। बस ज्यादा से ज्यादा बंटवारा पर ही ध्यान था। उपनिवेशों के विभाजन में भी वहां के लोगों की भावनाओं को ध्यान में नहीं रखा गया, जो कि विल्सन ने अपने सिद्धांतों में कहा था। इसी प्रकार जर्मनी को युद्ध अपराधी घोषित कर दिया गया। युद्ध अपराधी घोषित कर दिया गया।
अक्षती पूर्ति के रूप में धनराशि वसूलने के निर्णय में भी विल्सन भागीदार नहीं था। अक्षती पूर्ति जो है बहुत भारी थी और इसमें विल्सन शामिल नहीं था, मतलब इन सूत्रों में ये बात नहीं थी। इस प्रकार यह संधि वास्तव में न्यायपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित नहीं थी, बल्कि स्वार्थपूर्ण और बदले की भावना से प्रेरित थी। तीसरा बिंदु जो है हमारा वो है कठोर व अपमानजनक संधि। कठोर व अपमानजनक संधि थी, ये तो हमें दिख ही रहा है। अत्यंत कठोर थी, अपमानजनक थी जर्मनी के लिए। इसकी कठोरता को मित्र राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने भी स्वीकारा, लेकिन फिर भी उसे उचित बताया। मित्र राष्ट्रों ने भी माना कि यह कठोर है, बहुत अधिक। मित्र राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने भी माना इस बात को, लेकिन उचित ठहराते रहे। लॉर्ड जो जार्ज थे उन्होंने इन संधियों को भयानक बताया, लेकिन कहा न्यायपूर्ण है, उचित है। अक्षती पूर्ति के रूप में जो जर्मनी से एक बड़ी धनराशि वसूलने की जो योजना बनाई, उसके बारे में चर्चिल ने कहा था, संधि की अनार्थिक शर्तें इतनी मूर्खतापूर्ण अनिष्टकारी थी कि यथार्थ में उनका कोई महत्व नहीं रह गया था। संधि में जर्मनी के विभिन्न भूभागों को पड़ोसी राज्यों को दे दिया गया। उसके उपनिवेशों को एक झटके से छीन लिया गया। आर्थिक क्षेत्रीय दृष्टि से ही नहीं, सैनिक दृष्टि से भी, सैनिक, आर्थिक, क्षेत्रीय, सब दृष्टियों से उसको एक पंगु राष्ट्र बना दिया गया। इतना ही नहीं, संधि के समय जर्मनी प्रतिनिधियों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया गया। अपराधियों जैसा व्यवहार उनसे किया गया। उन्हें राष्ट्रसंघ का सदस्य भी नहीं बनाया गया। जर्मन चांसलर बेथलेम हालवेग ने कहा था, विश्व ने पराजित देशों को गुलाम बनाने का इससे भयंकर यंत्र कभी नहीं देखा। और इस कठोरता, इस उपमान के कारण से ही उग्र राष्ट्रवाद को बाद में बढ़ावा मिला। प्रतिशोध की भावना बढ़ी, बदले की भावना बढ़ी, और फिर बाद में इस संधि को तोड़ने के नारे भी लगने शुरू हो गए। चौथा बिंदु, बदले की भावना से प्रेरित। ये तो हमें दिख ही रहा है, थोपी गई थी। जितनी कार्रवाइयाँ हुई उन सब में बदले की भावना निश्चित रूप से थी। वास्तव में ये बात पूरी तरह तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक ये बात ठीक थी कि बदले की भावना इसमें थी, क्योंकि दोनों इन दिनों में ब्रिटेन और फ्रांस के समाचार पत्रों में जर्मनी को कुचल देने की मांग जो है पत्रों में उठ रही थी। फ्रांस के नेता 1871 के राष्ट्रीय अपमान को नहीं भूले थे, वो बदला लेना चाहते थे जब अल्सेस और लॉरेन छीन लिए गए थे। और जो इनका नेता था क्लीमेंसु, वो तो इस भावना से पूरी तरह से ग्रस्त था ही। पांचवा बिंदु, द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण। द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण। वैसे तो हम देखते हैं कि सम्मेलन का उद्देश्य जो है वो शांति स्थापना था, भविष्य में ऐसे युद्ध ना हो, ये इसका था मामला। लेकिन आलोचक मानते हैं कि यह पूरी तरह से असफल रहा। सम्मेलन द्वारा तैयार की गई संधियों से दूसरे विश्व युद्ध के बीज ही बोए गए। अंकुरित हो उठे ये कुछ समय जब लगा, समय मिलते ही अंकुरित हो उठे।
कोई भी जर्मन अन्यायपूर्ण अपमानजनक संधि को मानने को तैयार नहीं था। उनको बाध्य किया गया था, मजबूर किया गया था। इससे जर्मनी में प्रतिशोध की भावना जागृत हो चुकी थी। नागरिक मरने के लिए तैयार थे। जर्मनी जाति कष्ट सहेगी परंतु मरेगी नहीं, मरेगी नहीं, कष्ट सहेगी। यही वह भावना थी जिसने जर्मनी में हिटलर को जन्म दिया। हिटलर जैसे तानाशाह को जन्म दिया इस भावना ने। उसके नेतृत्व में जर्मनी ने सारी व्यवस्थाओं को मानने से इनकार कर दिया जो शर्तें थोपी गई थी। लैंगसन के मतानुसार संधियों में भविष्य के संघर्ष के बीज विद्यमान थे। लैंगसन का आप ये एक आधा कथन जरूर लिखें, इसने क्या कहा। छठा बिंदु है अन्य पराजित राष्ट्रों के प्रति कठोरता। अन्य पराजित राष्ट्रों के प्रति कठोरता। जर्मनी की भांति उसके सहयोगी पराजित राष्ट्रों के साथ भी की गई संधियां अत्यंत कठोर थी, अत्यंत कठोरता बरती गई थी। हमने पढ़ा था अलग अलग संधियों में ऑस्ट्रिया और हंगरी के साथ जो संधियां हुई थी उनके अनुसार भी इनके भूभागों को छीन लिया गया था, सेनाएं सीमित कर दी गई थी। यही कहानी न्यूली की संधि में बुल्गारिया के साथ भी यही हुआ। तुर्की के साथ भी यही हुआ, हालांकि तुर्की में आंदोलन खड़ा हो उठता है। अंततः 1923 में मित्र राष्ट्रों को तुर्की के साथ लुसान की संधि करनी पड़ी थी, जिसमें अपमानजनक शर्तों को छोड़ दिया गया था। इटली का असंतोष। इटली का असंतोष। पराजित राष्ट्र तो संधियों से निराश थे ही, विजयी राष्ट्र भी, हालांकि ये विजयी राष्ट्र था, विजयी राष्ट्र भी असंतुष्ट थे क्योंकि उनको जितना माल मिलना था, जितना क्षेत्र मिलना था वो नहीं मिला, तो वो असंतुष्ट हो गए। तो इसमें इटली था क्योंकि इनकी युद्ध में काफी अक्षति हुई थी, लेकिन उस अनुरूप इनको मिला नहीं, अपेक्षित लाभ नहीं मिले, क्योंकि फ्रांस और इंग्लैंड की नीति थी कि लाभ ज्यादा से ज्यादा खुद ले जाएं। विल्सन के आदर्शवादी सिद्धांतों के कारण उसे कई क्षेत्र जिनका वह इच्छुक था प्राप्त नहीं हुए। उसे केवल ट्रेंटिनो, दक्षिण टायरोल, डालमेशिया के तटवर्ती द्वीप ही मिले। न तो उसे फ्यूम मिला और न ही अल्बानिया, जो मित्र देशों ने युद्ध में इटली को अपने ओर शामिल करने समय देने का वचन दिया था। वो क्षेत्र इसको नहीं मिलते। इस संतुष्ट उग्र राष्ट्रवाद वहां भी प्रभावी होता गया और वहां पर मुसोलिनी के नेतृत्व में फासीवाद का उदय होता है। उसके बाद सोवियत संघ की उपेक्षा। आठवां और अंतिम बिंदु है सोवियत संघ की उपेक्षा की गई थी। रूस को न बुलाना भी एक भारी भूल थी। न बुलाना रूस को भारी भूल थी मित्र राष्ट्रों की। हालांकि 1917 में वहां पर क्रांति हो गई थी रूस में, जब ये युद्ध से अलग हो गया था। फ्रांस और इंग्लैंड जैसे देश भयभीत हो उठे थे उस क्रांति से, इसलिए पराजित राष्ट्रों की तरह सम्मेलन में इसका भी बहिष्कार किया गया उस भय के कारण से। लेकिन शांति सम्मेलन में रूस की अनुपस्थिति में पूर्वी यूरोप के संबंध में लिए गए निर्णय अस्थायी सिद्ध हुए। पूर्वी यूरोप के बारे में जो निर्णय लिए गए थे वह अस्थायी सिद्ध होते हैं।
पूर्वी यूरोप में जिन राज्यों का निर्माण किया गया था, चेकोस्लोवाकिया, लैटविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होते ही जर्मनी और रूस ने हड़प लिया था। युद्ध शुरू होते ही। तो ये हमने बिंदु पढ़े। इसके बाद संधि के पक्ष में कुछ तर्क है और निष्कर्ष है, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे और उसमें ही हम छोटे क्वेश्चन भी कर लेंगे, तो हमारा ये पाठ पूरा हो जाएगा।